हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाश भट्ट स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल JTS GS वर्ल्ड पर। तो जैसा कि हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे, मैं विदेशी यात्रियों का विवरण आपके लिए बता रहा था। तो हमने विदेशी यात्रियों के विवरण में यूनानी, अरबी और चीनी यात्री एवं अन्य यात्रियों के बारे में जानकारी लेना है। तो यूनानियों को मैं कंप्लीट करा चुका था। इसी के साथ मैं आज अगले टॉपिक पर आ रहा हूं, चीनी यात्रियों पर। तो हम देखेंगे चीनी यात्री। तो विदेशी यात्रियों के विवरण में हम बात करेंगे चीनी यात्रियों की। चीनी यात्रियों की यदि मैं बात करता हूं, चीनी यात्रियों की यदि मैं बात करता हूं तो बहुत इंपॉर्टेंट नाम आना चालू होते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला नाम आता है फायन का। फायन चीनी यात्री है। यह मैं फ्रेंड्स वही बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। यह वह चीनी यात्री है जो सबसे पहले अपने भारत में आता है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे फ्रेंड्स, हमको उनको ही कवर करना है, उसके ज्यादा आगे नहीं जाना है। तो जैसा कि मैं बताना चाहूंगा कि फायन आता है, और फायन आता है तो किसके दरबार में आता है। सबसे पहले ये क्वेश्चन बनता है किसके दरबार में आया। तो यहां फायन चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के दरबार में आया। यह कौन है? यह गुप्त शासक है। और मैं बता दूं कि इसकी राजधानी उज्जैन हुआ करती थी। तो जैसा कि इसके शासन काल में यह आता है, तो यह वर्णन किस चीज का करेगा? यह मध्य प्रदेश के बारे में हमें जानकारी देता है। एमपी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फायन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह एमपी की जानकारी हमको देता है। तो यह क्या बताता है? यह मध्य प्रदेश की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जानकारी हमको देता है। इसी के साथ यदि मैं बात करूं तो यह जो है 14 वर्ष तक भारत में रहा, यानी कि भारत की इसने यात्रा की। यह 14 वर्ष तक रहा है। और यह जो जानकारी मध्य प्रदेश की दे रहा है, तो कहां दे रहा है? तो इसने जो पूरी यात्रा भारत की है, तो उस यात्रा का विवरण अपनी एक पुस्तक फो क्यू की, यह इसकी एक पुस्तक है। इसमें यह अपना पूरा विवरण देता है, जिसमें इसने मध्य प्रदेश के बारे में बताया है। और मध्य प्रदेश की जो यह जानकारी देता है, उस जानकारी में यह बताया है कि मध्य प्रदेश की जो जनता हुआ करती थी, वो बहुत सुखी एवं समृद्ध हुआ करती थी। इसी के साथ मेरा एक और नाम आने वाला है। दूसरा यदि मैं नाम की बात करता हूं तो संयोगन एक नाम आता है। यह संयोगन जो है दूसरा चीनी यात्री है। और इसके बारे में बता दूं आपको कि यह जो है 518 ईस्वी में भारत आया। यह कब भारत आया? 518 ईस्वी में यह भारत आता है। भाई ये 518 ईस्वी में भारत आया है, तो इसका क्या उद्देश्य था? तो यह आता है, यह भारत में 3 वर्ष तक रहा, यानी कि इसने 3 वर्ष तक भारत की यात्रा की है। और यह आया है तो यह बौद्ध धर्म की प्रतियों को लेने के लिए आता है। तो बौद्ध धर्म की कुछ प्रतियां अपने साथ लेके जाता है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूं, जो चीनी यात्री आए हैं, वो चीनी यात्रियों की यह क्वालिटी है कि वह सभी बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और बौद्ध धर्म के ही बारे में जानकारी लेने के लिए भारत में आए हैं। तो इसी के साथ मैं अगले यात्रियों की बात करूंगा। यहां सबसे इंपॉर्टेंट एक यात्री आता है फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट एक यात्री आता है जिसका नाम है ह्वेन सांग।
यहां एक नाम आता है ह्वेनसांग। ह्वेनसांग के बारे में जितना भी बताऊं उतना कम है, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ह्वेनसांग का नाम हुआ करता था युवांग चांग। युवांग चांग, और इसको ही यात्रियों, विदेशी यात्रियों में राजकुमार की उपाधि देते हैं। विदेशी यात्रियों में राजकुमार कौन? ह्वेनसांग, युवांग चांग। यह क्या करता है? 529 में 529 में यह चीन से भारत के लिए निकलता है। लगभग एक वर्ष बाद यह भारत में आता है, और आता है तो कहां आता है? एक वर्ष बाद कपिसा। कहां आता है फ्रेंड्स? कपिसा। इस प्रकार से हमने देखा है ह्वेनसांग का मूल नाम युवांग चांग हुआ करता था। इसको विदेशी यात्रियों के राजकुमार के रूप में हम जानते हैं। 529 में यह चीन से भारत की यात्रा के लिए रवाना होता है। एक वर्ष बाद यह कपिसा पहुंचता है, और इसकी सबसे अच्छी खासियत यह थी कि यह यहां 15 वर्ष अध्ययन करता है। 15 वर्ष यह अध्ययन करता है। जब ह्वेनसांग आता है तो उस समय किस शासक का शासन हुआ करता था? तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासन काल में आता है। फ्रेंड्स, कंफ्यूजन होती है फायान और ह्वेनसांग में। फायान को यदि आप याद नहीं करेंगे, आप एक स्मार्ट स्टडी के तहत इतना याद करेंगे, वहां से ह्वेनसांग, हा से हर्षवर्धन, तो हमारे सामने क्लियर हो जाएगा कि ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासन काल में आया। तो बचा हुआ हमारे साथ सामने क्लियर हो जाएगा कि फायान किसके शासन काल में आता है। बचा हुआ है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इस प्रकार से हम कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, यह 15 वर्ष के अध्ययन के लिए आता है। नालंदा विश्वविद्यालय में इसने अध्ययन किया। नालंदा विश्वविद्यालय में यह अध्ययन करता है। और जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि हर्षवर्धन के शासन काल में आता है, तो चूंकि हर्षवर्धन के शासन काल में आएगा तो हर्षवर्धन के ही शासन काल की जानकारी हमको देगा। तो हर्षकालीन पूरी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक पूरा विवरण देता है। और यह एक अपनी किताब लिखता है। उस यात्रा वृत्तांत को हम जानते हैं। यह यात्रा वृत्तांत लिखता है। उस यात्रा वृत्तांत को हम CU की इस नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि फायान की मैंने यात्रा वृत्तांत आपको बताया, FOQ की, उसी प्रकार ह्वेनसांग के बारे में बता रहा हूं, CU की। तो इस प्रकार से हमने ह्वेनसांग के बारे में जाना। अब हम अगले शासक के, अगले विदेशी यात्री के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, चीनी यात्रियों में 4 ही यात्री इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चौथा और अंतिम यात्री को मैं पढ़ूंगा। तो चौथा यात्री इत्सिंग आया। इत्सिंग, इसका कोई विशेष इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन थोड़ा अच्छी जानकारी ये देता है, इसलिए इसके बारे में हमको बताना है। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यह 7वीं शताब्दी में आया। यह किस शताब्दी में आता है? यह 7वीं शताब्दी में आता है। यह इंपॉर्टेंस इसलिए है कि यह हमारे क्षेत्र में 2 विश्वविद्यालय की जानकारी देता है, नालंदा
प्लस विक्रमशिला। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 विश्वविद्यालय हमारे यहां थे, उसकी यह जानकारी देता है इत्सिंग। तो इस प्रकार से हमने इत्सिंग के बारे में जाना और और जिस समय यह भारत आया था उस समय की भारत की जानकारी देता है कि 7वीं शताब्दी के समय भारत की स्थिति कैसी थी। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने देखा कि चीनी यात्री के बारे में हमने समझा, कौन इंपॉर्टेंट है, किसने क्या लिखा। अब हम अगली बार चलेंगे अरबी यात्री पे। तो फ्रेंड्स, चीनी यात्रियों के बाद हम बात करेंगे अरबी यात्रियों की। तो उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट नाम आता है अल बरूनी। क्या नाम आता है? अल बरूनी। फ्रेंड, इसका वास्तविक नाम है अबू रेहान। क्या है इसका वास्तविक नाम? अबू रेहान। फ्रेंड्स, एक समय की बात है जब गजनी में यह महमूद गजनवी का शासन हुआ करता था, तो उसने इसको पकड़कर कारावास में डाल दिया और कारावास में रहते रहते भारत महमूद गजनवी अपने साथ लेके आया। भारत में ही उसने कारावास में डाल दिया। कारावास में रहते रहते इसने पूरे भारत की जानकारी ले ली और उस जानकारी को अपनी एक इंपॉर्टेंट पुस्तक किताबुल हिंद या तहकीकात हिंद में लिखा। तो इसने एक पुस्तक लिखी है किताबुल हिंद, या इसी को बोलते हैं हम तहकीकात ए हिंद। फ्रेंड्स, इसने जो किताबुल हिंद लिखी है उसमें हिंदुस्तान की संपूर्ण जानकारी विस्तृत रूप में दी है। कैसा जीवन यापन करते थे, कैसी प्रथाएं थी भारत में, किस प्रकार से पूजा पाठ हुआ करता था, क्या विधि विधान हुआ करते थे, भारत का क्या कानून हुआ करता था, यह सब इसने जो है अपनी किताबुल हिंद या तहकीकात हिंद में जानकारी दी है। तो फ्रेंड्स, अल बरूनी किसके साथ भी आया था यह भी हमें याद रहना चाहिए। यह आया था महमूद गजनवी के साथ। तो फ्रेंड्स, हमको इतनी जानकारी इसमें होना अनिवार्य है। और इसने जो ये पुस्तक लिखी है, यह इतनी बड़ी पुस्तक है, पूरे भारत की संपूर्ण जानकारी 80 अध्यायों में लिखी हुई है। कितने अध्याय में? 80 अध्याय में। तो फ्रेंड्स, अल बरूनी इसलिए इंपॉर्टेंस है क्योंकि इसने भारत की संपूर्ण जानकारी लिखी है उस पुस्तक में। और हम पढ़ रहे हैं इतिहास को जानने के स्रोत, सबसे अच्छी भारत की जानकारी हमें इसी की पुस्तक से प्राप्त होती है। तो इसी के साथ हम अल बरूनी को पढ़ते हैं। अल बरूनी के बाद अगला नाम आता है इब्न बतूता। यहां एक और नाम आता है इब्न बतूता। फ्रेंड्स, यह भी एक अरबी यात्री है इब्न बतूता। इसका क्या इंपॉर्टेंस है? इसने अपनी एक पुस्तक लिखी हुई है रहला। कौन सी पुस्तक लिखी है? रहला। रहला पुस्तक में इसने अपनी भारत के बारे में बहुत सी जानकारी दी है। तो इब्न बतूता अपनी एक पुस्तक लिखता है रहला, और 14वीं शताब्दी के समय यह आया था। तो 14वीं शताब्दी के समय भारत आएगा तो इसी समय की जानकारी देगा। 14वीं शताब्दी के समय भारत की क्या स्थिति थी, उसमें कैसे जीवन यापन होता था, किस प्रकार से प्रथाएं थी, इस सब की जानकारी इसने अपनी पुस्तक रहला में
दी है। इसी के साथ 1333 का समय था। 1333 में यह बहुत विद्वान था, तो इसकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे अपने दिल्ली दरबार में काजी या न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया। किस पद पर? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किस पद पर? काजी या न्यायाधीश। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारे लिए 2 अरबी यात्री सबसे इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको बताए। इसके बाद में तो फ्रेंड्स अब हम अन्य की बात करेंगे। अन्य में मैं देखूंगा एक तारानाथ है, एक इंपॉर्टेंस, और थोड़ा सा मार्को पोलो का इंपॉर्टेंस है। बस ये थोड़े और हैं। इसके बाद विदेशी यात्रियों का विवरण समाप्त होगा और फिर इतिहास जानने के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम जाएंगे, पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत को फ्रेंड्स इस वीडियो की अगली वीडियो में हम करेंगे कंप्लीट। तो हम पहले यहाँ अन्य यात्रियों का और विवरण देखेंगे। तो यदि मैं तारानाथ की बात करता हूं तो यह तिब्बती लेखक है। कौन सा लेखक है? तिब्बती लेखक। इन्होंने 2 पुस्तकों की रचना की है, कंगयूर और तंगयूर। कंगयूर और तंगयूर। इन पुस्तकों में इनने जो है भारत की इतिहास की जानकारी दी है। तो इन्होंने भारत की जानकारी किस पुस्तक में दी है? कंगयूर और तंगयूर में। तो तिब्बती लेखक तारानाथ ने इतनी सी जानकारी इन 2 पुस्तकों में दी है, लेकिन इन 2 पुस्तकों से हमें अच्छे से जानकारी प्राप्त होती है, इसलिए ये है इंपॉर्टेंस है। कहीं कहीं पूछा जाता है कंगयूर या तंगयूर के लेखक कौन है, तो तारानाथ है। ये 2 पुस्तक है फ्रेंड्स, कंगयूर और तंगयूर। इसी के साथ थोड़ी सी बात मार्को पोलो की करूंगा। यह 13वीं शताब्दी के समथिंग आया था। यह 13वीं शताब्दी के समय भारत में आया था और यह पांड्य देश के लिए, पांड्य राजाओं के क्षेत्र में गया। तो पांड्य शासक जब थे तो यह पांड्य शासन के क्षेत्र में गया। तो इन्होंने इसकी जो पुस्तक है उसकी कोई नाम की आवश्यकता नहीं है, बस इतनी सी जानकारी हमको लेना है कि मार्को पोलो ने क्या जानकारी दी। इसने पांड्य देश के राजाओं, पांड्य क्षेत्र की हमको जानकारी दी। पांड्य वंश कहाँ हुआ करता था, जब मैं आगे बताऊंगा आपको दक्षिण भारत का इतिहास, उसमें बताऊंगा कि भारत के दक्षिण के क्षेत्र में पांड्य, चेर, चोल बाकी सब थे। इसी के साथ फ्रेंड हमारा विदेशी यात्रियों का विवरण जो है कंप्लीट होता है। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और यदि वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां जीएस का वेटेज है, तो उनको इन वीडियो से बहुत कुछ फायदा हो सकता है। इसलिए फ्रेंड्स एक बार और कहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।